Bismillahirrahmanirrahim. Subject is sociology and today our topic is the economy and wealth. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोशिश करेंगे कि आज हम 2 से 3 अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम ख़त्म करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है। सिंपल, अगर आप लोगों के माइंड में क्या आता है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या माइंड में आता है कि इसमें क्या होगा, फाइनेंस से रिलेटेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स सर्विसेज, ठीक है, यही हमारे माइंड में चीज़ें आती है ना। तो इकोनॉमी की जो हमारे पास जो इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज अ सोसाइटीज प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यही चीज़ है ना कि प्रोडक्शन क्या हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रही है, और उसके अलावा हमारे पास है उसकी कंजम्पशन कहाँ पे हो रही है गुड्स की और सर्विसेज की। अब देखें ना कि अगर हम किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी हम सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है कि हमारे कौन से कस्टमर्स आ रहे हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड और किस चीज़ की सप्लाई है, किस चीज़ के लिए कौन सा रैक है और वो कहाँ पे होगा। ये सारा कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बेस पे चीज़ें चल रही होती हैं। अब सोसाइटी के अंदर जब हम देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को पूरा करने के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करती है बल्कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी है। अब ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो आजकल हमारे पास हमें नज़र आ रहा है, क्या ये डे वन से ऐसा था? ये डे वन से ऐसा नहीं था। तो इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आता है। मतलब अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, तो इस तरीके से आपने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना है और उसके बाद आप सेकंड आपने क्या करना है, द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब हम अगर अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं, लिख लीजिए, हेडिंग लिख लें। आबाओ अजदाद को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या था, हमारे आबाओ अजदाद कौन थे? हंटर्स थे एंड गैदरर्स थे। मतलब हंट किया, गैदर किया, उसको खाया और चुप करके जाके सो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड आ गई, उसका कॉन्सेप्ट आ गया, कुछ टूल्स आ गए जिसके ज़रिए लैंड के ऊपर उस काम किया जा सकता था। तो उसके साथ क्या हुआ कि लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता जो गुड्स थी वो ज़्यादा होती गई। मतलब अगर एक किसी के पास ज़मीन थी, उसने उसमें अगर गंदम बोई है तो वो गंदम जब उसके पास ज़्यादा होगी तो वो गंदम का क्या करेगा, बेच देगा। अब बेचने के लिए उस वक्त कोई सिस्टम तो था नहीं, बार्टर सिस्टम था कि मेरे पास गंदम है, किसी और के पास गेहूं है, किसी और के पास कोई और चीज़ है। तो उसने कहा मैं तुम्हें गंदम देता हूँ, तुम मुझे गेहूं दे दो, या मैं तुम्हें गेहूं देता हूँ तो उसके बदले में तुम मुझे कोई ना कोई सब्जी दे दो, या आके मेरे घर की कंस्ट्रक्शन कर दो, या मेरे साथ कोई ना कोई हेल्प कर दो, या मुझे अपना कोई जानवर दे दो। तो इस तरीके से ये बार्टर सिस्टम था, क्योंकि उस वक्त करेंसी या कॉइन्स नहीं थे। फिर वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि लोग आ गए मवेशियों की उसकी तरह ऊपर, मतलब ये जिसको हम कहते हैं कोई चरवाहा वगैरह आ गए, लोगों के पास जानवर भी ज़्यादा होते चले गए। तो ये हम देखते हैं कि एक तरीके का हमारे पास है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ गए, क्योंकि स्टीम इंजन की इन्वेंशन होती है। जैसे ही इंजन इन्वेंट होता है तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन आपको 19th सेंचुरी के अंदर नज़र आता है। और उस रेवोल्यूशन के अंदर आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज आपको डेवलप होती हुई नज़र आती हैं। वहाँ पे लोग आपको काम करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड मैस प्रोडक्शन कि जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर आपके पास 1 एकड़ है तो उस 1 एकड़ में वही काश्त होगी जो आपके पास लैंड है। लेकिन फैक्ट्री में क्या होता है कि आपको मैस प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, कि अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, लोगों की तादाद बढ़ना स्टार्ट हुई और उस तरीके से जो प्रोडक्शन थी वो भी बढ़ती चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन, कि फिर हमें स्पेशलाइजेशन नज़र आती है कि हर बंदा अपने अपने काम का एक्सपर्ट है। अगर एक बंदा काश्तकारी में तो वहीं पे होगा, अगर कोई बंदा इंडस्ट्री में आ गया, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर है तो वो बंदा वहीं पे रहता है और वही उसकी स्पेशलाइजेशन है। तो ये हमारे पास आता है एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। एक हमारे पास है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और सेकंड हमारे पास है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होगा कि इकोनॉमी कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारे पास इकोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हमारे पास है द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे बेसिकली इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं। हमने कहा कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से कोई रॉ मटेरियल तो आ रहा है। वो जो रॉ मटेरियल होगा बेसिकली वो क्या है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, कि जहाँ से चीज़ की पैदावार हो रही है। इसलिए अगर हम प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन करते हैं, द प्राइमरी सेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट ड्रॉज रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट। वेजिटेबल्स और फिशिंग भी करते हैं, माइनिंग भी होती है, लोहे जो काम को जाके अंदर काम करते हैं पहाड़ों के अंदर,
या जितने भी मतलब हमें गैसेस या गोल्ड या जितने भी मादनियात हैं वो कहाँ से आ रही है? ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है, ये सारा का सारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। और ये प्राइमरी सेक्टर ज़्यादातर कहाँ पे है? जो हमारे पास अंडर डेवलप कंट्रीज है। मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारा हो गया, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। द सेकेंडरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जिस तरह से एग्जांपल्स उन्होंने दिए कि आप लोगों ने भी वही एग्जांपल्स दिए कि अगर हमारे पास कोई पेट्रोलियम है तो हम उसको गैसोलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई मेटल है तो हम उसको टूल्स में या ऑटोमोबाइल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास कॉटन है तो हम उसको क्लॉथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, या कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री को आप देख लें, ये सारा कुछ किस में आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में। जहाँ पे और इस सेकेंडरी सेक्टर में आपको जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल ईरा है, या वो कंट्रीज जिसके अंदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ये सारा का सारा काम कर रही हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अच्छा, ये बास पर ना 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि सबसे वो पहले कहते हैं कि डिफाइन द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस या एक्सप्लेन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आप लोगों ने क्या किया कि रॉ मटेरियल को जनरेट किया है इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंट से। सेकेंडरी सेक्टर में आपने उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया किसके अंदर? गुड्स के अंदर। यही करते हैं ना हम लोग। रॉ मटेरियल है, घर में हमने कुकिंग करनी है तो क्या करते हैं? पहले रॉ मटेरियल सारा लेके आते हैं, सब्जी, फिर हम क्या करते हैं? उसको पकाते हैं। वो पका के वो क्या चीज़ बन जाती है? कोई ना कोई प्रोडक्ट बन जाती है ना, कोई ना कोई सालन बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं? सर्व करते हैं घर वालों को, या हमारे गेस्ट आ गए तो उनको सर्व करते हैं। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को भी इस तरीके से देख लें। टर्शरी सेक्टर में क्या है? सर्विसेज है। अगर एक चीज़ तैयार होगी तो उसको कहीं ना कहीं देनी भी तो है ना, या पका पका के फ्रिज में रखते जाकर, ऐसा तो नहीं होगा। अब आपने चीज़, रॉ मटेरियल आ गया, आपने चीज़ बना ली, चीज़ बनाने के बाद फिर क्या होगा? आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब जो इंडस्ट्री अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसकी प्रोडक्शन या उसकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी, उसकी मार्केटिंग अगर अच्छी होगी तो उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? टर्शरी सेक्टर में जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम पोस्ट मॉडर्निज्म को हमने पढ़ा था ना कि सर्विसेज की तरफ जो लोग ज़्यादा होंगे उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, चीज़ आ गई, चीज़ बन गई, चीज़ बनने के बाद उसको बेचना तो है, या खाली रैक्स में रख के क्या फ़ायदा होगा उसका? या फैक्ट्रीज अपनी चीज़ बनाई जाएं और वेयर हाउसेज में स्टॉक करते जाएं कि बस जी हमने ये भी कर ली, ये भी कर लिया, अब आगे उसको हमने बेचना भी है। तो वो हमारे पास आ जाता है टर्शरी सेक्टर। डेफिनेशन इसकी है, द पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इन्वॉल्व्स सर्विसेज रादर देन गुड्स। इसके साथ अब हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन कौन से हैं। कैपिटलिज्म का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच natural resources and means of producing goods of producing goods and services are privately owned। अब आपको दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिज्म का सिस्टम ही नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कि ये पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, चंद एक नाम है, इंडिया के अंदर भी चंद एक नाम है। अब होता क्या है कि इन लोगों की मुनाफली बन जाती है मार्केट के अंदर। अब कोई भी एक इदारा है, लाइक अगर हम हायर की बात करते हैं, हायर कहते हैं जी मैं एसी में ही बनाऊंगा और कोई नहीं बना रहा, गवर्नमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो वो जो भी रेट रखेगा हमने उसको पे करना है क्योंकि उसकी अपनी मुनाफली है। तो प्राइवेटली जब ओन होगा तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो उस ओनर के पास जाता है, लोगों को उसका कोई खास फायदा नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है कि कंपटीशन एंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कि कंपटीशन जो है ना, ये वैसे है, उस एक मैंने वो टर्म पढ़ी है, इसमें कोई हेडिंग वाली बात नहीं कि कंपटीशन खत्म हो गया। जब कंपटीशन खत्म हुआ, क्योंकि वो मार्केट के अंदर वो अकेला बंदा है, कोई और उसको कंपीट करने के लिए है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं कि लाइक अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, किसी भी अगर कोई बिल्कुल लो बजट गाड़ी हो तो वो कौन सी थी? मेहरान थी। अब मेहरान 2 से 2.5 से मतलब 1,70-80 तो मुझे याद है मेहरान की प्राइस। उसके बाद मेहरान कहाँ चली गई? 15-16 लाख पे चली गई। अब क्योंकि मार्केट के अंदर कोई और बंदा था नहीं, एक आधा अगर प्रोडक्ट आई भी तो वो उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब मेहरान के पैरेलल यूनाइटेड या वो जो ब्रावो थी या इस तरह की एक गाड़ी आई, लेकिन वो उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाई। अब मेहरान के जो मालिक हैं सुजुकी के, वो कहें जी देखें हमने इस रेट पे चीज़ बेचनी है,
अगर लेनी है तो ठीक, नहीं लेनी तो हम अपनी प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने जो एक बजट में चीज आ रही थी उसकी प्रोडक्शन बंद करके उन्होंने आल्टो लॉन्च कर दी। अगर मेहरान वो 12-13 लाख रुपए में दे रहे थे, आल्टो आपको आम सी भी आल्टो जो है ना, जो मेहरान के बिल्कुल फंक्शंस के साथ है, वो आपको 25 लाख में मिल रही है, लोग ले रहे। अब यहाँ पे क्या है? कैपिटलिज्म, प्राइवेटली ओन्ड, कि भाई हम हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सुजुकी वाले हैं, ये चीज़ हम आपको इस तरीके से ही दे सकते हैं, इससे कम रेट पे नहीं दे सकते, और हम भी ले लेते हैं। चलो जी, सस्ती सस्ती चीज़ आपको इतने में मिल रही है। ये है बेसिकली कैपिटलिज्म, और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैक्सिमम प्रॉफिट ओनर के पास जाता है, जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनको भी फायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह किसी भी इंडस्ट्री को देख लें, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। लाइक अगर हम किसी कोई ब्रांड की बात करते हैं, एक ब्रांड है, वो कहता है जी ये मेरी प्राइस है और इससे लो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। अब लोग कहते हैं कि नहीं, इसका कपड़ा भी अच्छा है और इसका मतलब देरपा भी है, इसकी डिजाइनिंग भी सबसे मुख्तलिफ है। अब हम क्या करें? लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो ले लेते, जिनकी नहीं है वो नहीं ले सकते, वो अपने प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है कैपिटलिज्म, जो कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नजर आ रहा है कि कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो उसने किस तरीके से सोसाइटी के अंदर बेसिकली इनइक्वालिटी को प्रमोट किया है। जहां पे भी आपको कैपिटलिज्म नजर आएगा वहां पे आपको इनइक्वालिटी नजर आएगी। इसके साथ होता क्या है कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी इनकम है उसके अंदर इनइक्वालिटी आपको नज़र आती है, जो कि कैपिटलिज्म का सिस्टम है। और उसके बाद क्या है? फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, कि वो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे जिस तरह से चाहे, जो कैपिटलिस्ट है वो उस तरीके से बिहेव कर सकती है, उस तरीके से वो ट्रेंड। अब देखें ना, अगर इसकी हम बात कर लें कि फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, सफायर पे कोई भी ब्रांड या कोई भी एक मतलब समझ लें कि कोई 10 आर्टिकल लॉन्च हुए। अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं, 10 आर्टिकल लॉन्च हुए, लिश्मा ने सूट लिया 10,000 रुपए का, ठीक है, आपको वो सूट मिल गया 4,000 रुपए का 70% ऑफ पे। क्यों करते हैं ऐसे? क्यों बिक जाए? क्योंकि उन्होंने अगला सीजन के लिए कराना है। उनके पास वेयर हाउस में जगह ही नहीं है, स्टॉक के लिए जगह नहीं है उनके पास। ये देखे ना कि फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, कि एक चीज वो सीजन के स्टार्ट में आपको 10,000 की दे रहे हैं, और वही लास्ट में 2 महीने बाद वही चीज आपको वो कहते हैं भाई 3,000 रुपए में ले जाओ। लेकिन सीजन आउट करना है इसको, आउटलेट, क्योंकि उनके पास वेयर हाउस में इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो अगले साल के लिए इस स्टॉक को जमा कर सके या इसकी देखभाल कर सके। वो कहते हैं वेयर हाउस खाली करो, जो अगली चीज आ रही है, जो अगला हमारे पास आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसके लिए स्पेस बनाओ। ये है कैपिटलिज्म। ना इसमें कंज्यूमर इन्वॉल्व है, ना इसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो अकेला बंदा जो ओनर है वो इन्वॉल्व है। वो कहते हैं जी देखिए मुझे चाहिए प्रॉफिट, साल का प्रॉफिट, सपोज वो कहते हैं मुझे 10 बिलियन प्रॉफिट चाहिए साल का, सारी की सारी जो भी उनकी आउटलेट्स हैं। अब अगर टोटल आप कॉस्ट देखें कि एक जो सपोज हम कहते हैं कि जिसको आप कोई पार्टी वेयर सूट कह सकते हैं, वो पार्टी वेयर सूट अगर आपको किसी ब्रांड से 20,000 का मिल रहा है, तो आपको ओरिगा से वही सूट 5,000 का क्यों मिल जाता है? टैग नहीं होता। इस तरह से आप ये देखेंगे, इसकी सिंपल एग्जांपल और देखें कि आपने एक सूट लिया 4,000 का अनस्टिच, अगर स्टिच लेते हो वो 12,000 का है। क्या स्टिचिंग पे इतना ज्यादा पैसे लग जाते हैं? मतलब अगर आपने स्टिच सूट लिया उस प्राइस में आप 2 अनस्टिच सूट ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ऑलरेडी उसकी जो कॉस्ट होती है उस सूट की वो बहुत कम होती है। वो मैक्सिमम अपना जो प्रॉफिट होता है उस 2 महीने के अंदर, जो विंटर सीजन आता है या समर सीजन आ गया, उसके अंदर उन्होंने अपनी चीजें निकाल ली, प्रॉफिट पूरा हो गया। अब वो कहते हैं ये हमारा सारा का सारा हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को आप बेचो जो भी आ रहा है। हमारा रेडी वाला भी एक कैपिटलिस्ट ही है। सुबह उसका रेट और होता है, दोपहर को उसका रेट और होता है, शाम में वो कहते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी 80 रुपए किलो ले जाओ। उसे पता है कि मैं घर रह गया तो ये गल सड़ जाएगी। ये कैपिटलिज्म है। अब कैपिटलिज्म से आगे जब हम आते हैं सोशलिज्म की तरफ, ये जो सिस्टम है ये कंज्यूमर्स को या लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ देने में अपना रोल प्ले करता है। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which natural resources and means of producing goods and services, वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन एंड में आके गुड्स एंड सर्विसेज आर कलेक्टिवली ओन्ड। अब कैपिटलिज्म तो प्राइवेट ओनरशिप की बात कर रहे हैं, जो सोशलिज्म वाले हैं, जो कि चाइना के अंदर हमें सिस्टम नजर आता है, वो कहते हैं भी नहीं कैपिटलिज्म नहीं, हम सोशलिस्ट कंट्री हैं,
उसमें क्या है, वो कहते हैं एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं कि सपोज सफायर वहाँ पे भी है, उस सफायर को कहते हैं आप काम करें, आपका प्रॉफिट कितना है साल का, वो कहते हैं जी हमारा प्रॉफिट है सपोज $10 बिलियन पर ईयर। वो कहते हैं $5 बिलियन आपका, $2.5 बिलियन गवर्नमेंट का और $2.5 बिलियन किसका है, लोगों का। लोगों को किस तरीके से देना है, वो कहते हैं आप एक स्कूल बनाएं, एक हॉस्पिटल बनाएं, ये रोड्स बनाएं, हाउसिंग सोसाइटी बनाएं और लोगों को दें, फ्री में दें। आप ही उसको मैनेज करेंगे। आपने एक बहुत अच्छा एक आपने कॉलेज बना दिया, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो भी उसका बजट है, जो भी टीचर्स की पे है, वो सब बाहर वाले देंगे। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट जो आ रहा है वो मैक्सिमम आप ले जाए ना, आपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना है, गवर्नमेंट को भी देना है और लोगों को भी देना है और आपने खुद भी लेना है। देखना यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, कम्युनिटी स्कूल्स हैं, वहां पे प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहां पे आपके बच्चे को पिक एंड ड्रॉप मिलता है, बस आती है ले जाती है, बस आती है छोड़ जाती है, वहां पे लंच भी मिलता है, वहाँ जो अगर उनको सपोज ब्रेकफास्ट है वो भी मिल रहा है, बुक्स भी मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है। ये गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है, सोशलिज्म है। अब सोशलिज्म का भी एक नेक्स्ट एक जदीद अगर हम टर्म देखें, वेलफेयर कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म से हटके वेलफेयर कैपिटलिज्म। अब ये जो वेलफेयर कैपिटलिज्म है बेसिकली ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का एक मिक्सचर हो गया। अच्छा, सोशलिज्म में अगर आपको इस तरह से लग रहा है ना कि सोशलिज्म ये नहीं कि बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी हमारे पास जो कैपिटलिस्ट हैं उनको परेशान किया जाता है, इसके लिए एक टर्म यूज होती है लेसिस फेयर इकोनॉमी, लेसिस फेयर अप्रोच। इसको हम ये एक लैटिन वर्ड है, इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेंडली अप्रोच। अब गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आपकी जनाब गर्दन पे छुरी रख ली और कहा कि नहीं ये पैसे देने हैं, आपको बुलाती है, आप बैठते हैं, दोनों बैठ के बातचीत होती है और जो चीज़ डिसाइड होती है उसके ऊपर इत्फाक कर लिया जाता है कि अच्छा जी ठीक है, मैं इतना कर सकता हूँ, या मैं एक सेटअप चला सकता हूँ, मैं एक स्कूल चला सकता हूँ, मैं एक हेल्थ केयर सिस्टम चला सकता हूँ, मैं इतने बच्चों को फ्री एजुकेट करवा दूंगा, मैं इतनी स्कॉलरशिप्स दे दूंगा। तो ये एक फ्रेंडली सा इन्वायरमेंट होता है, इसमें ये नहीं कि मतलब बस जो कह दिया सो कह दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये है हमारे पास सोशलिज्म। वेलफेयर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर समझ लें कि वहां पे आपको प्राइवेटली भी परमिशन है कि आप ठीक है आपने एक घर बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, आप 4 बनाया, आप बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट आपको ये भी कहती है कि देखें अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो आप इसका कुछ ना कुछ अपने लोगों पे भी खर्च करें, अपने शहर के बारे में सोच लें। तो इस तरीके से एक लेसिस फेयर, एक फ्रेंडली सा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस को मान लिया जाता है, उनको भी मान लिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है हम आपको लैंड भी दे रहे हैं, हम आपको लॉज आपके लिए थोड़े से आसान कर देते हैं, आप बाहर से चीज़ें मंगवाएं, यहाँ से चीज़ें भेजें, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी कर दी जाती है। और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमें आप इतने फंड्स दे दें। कम्युनिज्म हमारे पास थर्ड जो है ना जो एक कॉन्सेप्ट है, अ हाइपोथेटिकल economic and political system in which all members of society are socially equal। कि अज्यूम करना कोई चीज़, अच्छा मैं ये चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत हो सकता है ये ठीक हो। तो ये कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट है सोशल और पॉलिटिकल जिसमें सारे इंसान बराबर है। ये है कम्युनिज्म कि सोशली इक्वल है हर बंदा, कोई अर्न कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कम्युनिज्म की समझ आ गई? Yes. बेहतरीन एग्जांपल यही है जी सर। कि ये सारे के सारे सोसाइटी के अंदर हैं इक्वल।